इंडक्शन मोटर के साथ इसका संबंध कैसा है, एक लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी के टाइम इसका जो पावर फैक्टर होता है उस समय एक्साइटेशन कैसा होता है, और फिर एक होता है इसको स्टार्ट करने की विधि। ये 3-4 पॉइंट है, और तीनों चारों पॉइंट है वो सारे छोटे छोटे पॉइंट है। सारे पॉइंट्स इंडक्शन मोटर से आधे आप समझ लो निकले हुए पॉइंट है, वैसे पॉइंट है। ठीक है भाई। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हेडिंग डालो सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस का मतलब है वह मोटर जो सिंक्रोनस गति से चलती हो। सिंक्रोनस गति से मोटर चलने का मतलब रोटर का चलना, मोटर का मतलब रोटर का। चुंबकीय क्षेत्र की गति तो सदैव ही कैसी होती है, सिंक्रोनस ही होती है। तो उस मोटर को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर। वह मोटर जिसके रोटर की घूर्णन गति स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति के समान है। बात सिंपल है। इसका मतलब यह हुआ कि एन आर बराबर क्या हुआ, एन एस। रोटर की गति किसके बराबर हो गई भाई, स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र की गति के समान हो गई। तो एन आर बराबर हमारे पास क्या हो गया, एन एस हो गया। जब हमारे पास एन आर और एन एस का मान बराबर आ जाता है तो आप मुझे बताओ कि स्लिप कितना होगा, 1 होगा 0 होगा। तो स्लिप आप कहेंगे कि स्लिप हो जाएगा 0। स्लिप क्या हो जाएगा, 0। स्लिप क्यों 0 हो जाएगा, एक तो मैं एनएस के बारे में सूत्र बता दूं कि जब भी आपको एनएस ज्ञात करना है तो 120 गुणा एफ बटा पी, यही सूत्र होता है ना। तो एनआर और एनएस के बराबर, तो एनएस का सूत्र ये है। और जब आपने स्लिप 0 लिखा है तो स्लिप बराबर क्या है, एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। तो यहाँ एनएस और एनआर बराबर, तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कि रोटर और स्टेटर के बीच में कोई स्लिप नहीं होगा। जब रोटर और स्टेटर के बीच में कोई स्लिप नहीं होगा तो फिर ये गति किस हिसाब से करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में देखते हैं ये गति करेगा कि नहीं करेगा। तो हम एक बनाते हैं स्टेटर, एक बनाते हैं रोटर। ये समझाने की दृष्टि से बना देता हूं मैं। ओके, यहां हमारे पास होते हैं रोटर, ऊपर क्या होते हैं भाई, पोल। जो रोटर होते हैं ना वो हमारे पास किस प्रकार का होता है, सैलिएंट और सिलेंड्रिकल। सैलिएंट और सिलेंड्रिकल के बारे में भी हम जब अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ते हैं कि सैलिएंट होता है क्या, सिलेंड्रिकल होता है क्या, मामला गति का होता है। तो ये हमारे पास देखते हैं रोटर होते हैं 2 प्रकार के। रोटर 2 प्रकार के कौन से होते हैं भाई, सैलिएंट और सिलेंड्रिकल। इसमें भी नाम याद रखना पड़ता है। सैलिएंट को नॉन सिलेंड्रिकल बोलते हैं, सिलेंड्रिकल को नॉन सैलिएंट बोलते हैं। ज़्यादातर नाम देते हैं ना वो, नॉन सैलिएंट बोल, नॉन सिलेंड्रिकल, नॉन मतलब जो नहीं है, सिलेंड्रिकल। और हिंदी में इसको कहते हैं बेलनाकार, इसको कहते हैं समुन्नत, जो हम आगे देख लेंगे। ठीक है। तो रोटर होते हैं 2 प्रकार के, और रोटर के ऊपर क्या लगे होता है, पोल। ये जो पोल होते हैं रोटर के ऊपर हमारे पास वाइंडिंग कौन सी होती है भाई, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। तो आप कहेंगे इस पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित होती है। इस पर कौन सी वाइंडिंग होती है, इस पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित है भाई। ठीक है भाई। इस पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित है, फील्ड वाइंडिंग। जब हमने इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लपेट दी है तो भाई फील्ड वाइंडिंग लपेटी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी। तो हम सप्लाई कौन सी देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम कौन सी सप्लाई देते हैं, डीसी। तो आप कहेंगे भाई हमने इसको डीसी सप्लाई प्रदान की। किसको सप्लाई प्रदान की, डीसी, रोटर को। ठीक है। जैसे हमारे पास रोटर आ गया तो आप इस स्टेटर के बारे में थोड़ा सा ध्यान से बना देता हूँ भाई।
अब यहां पर क्या है कि इसको थोड़ी वाइंडिंग स्थापित करने का तरीका तो यही होता है ना भाई। अब आप देखो मैं इतना कर दूं बहुत है, आप समझ गए होंगे होगा क्या आगे, चार और यही होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या स्थापित है, वाइंडिंग। वाइंडिंग स्थापित होते हैं, उसको डॉट का निशानी लगा देते हैं, ठीक है। और यहां पर जो आप सप्लाई देंगे वो आप सप्लाई कौन सी देंगे भाई इनको, 3 फेज एसी सप्लाई। तो 3 फेज एसी सप्लाई आपने किसको दी है, स्टेटर को, ठीक है। स्टेटर को सप्लाई दी है तो यहां पर एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है ना भाई, तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क के कारण गति करने का कार्य शुरू करेगा। लेकिन इसमें मामला होता क्या है, जैसे ये गति करना शुरू करता है ये यहां से यहां तक एक स्टेप चलता है। जैसे मान लो कि यहां पर हमारे पास पॉजिटिव साइकिल एन है तो उसमें नेगेटिव साइकिल ये क्या है एस, और ये भी हमारे पास क्या है एस और ये क्या है एन, ठीक है। और हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं वहां पॉजिटिव साइकिल है, इधर भी आपने प्लस का प्रभाव होगा। तो शुरुआत में क्या हुआ कि प्लस और प्लस ने एक दूसरे से क्या कर दिया भाई, प्रतिकर्षण। क्या कर दिया, प्रतिकर्षण। जब ये प्रतिकर्षण करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर ये जो एस है इसको बुलाएगा तो मेरे पास आ जा, क्योंकि एस क्या कर रहा है, आकर्षण। एस क्या कर रहा है, आकर्षण। अब आप एक सिंपल बात ये सोचो, यदि ये एक स्टेप जब तक वो साइकिल नहीं बदली, जब तक वो साइकिल माइनस में नहीं आई, तब तक ये यहां पर पहुंच गया तो ठीक है। नहीं पहुंचा, मान लो ये तो बीच में यहां तक ही पहुंचा, यहां तक पहुंचा, इतने में साइकिल बदल गई तो ये क्या हो गया एस और ये क्या हो गया एन। यदि थोड़ा सा भी कम रहेगा तो प्रतिकर्षण के प्रभाव के कारण वापस फेंक देगा, तो एग्जैक्ट होना चाहिए। यदि थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी तो भी दिक्कत, और थोड़ी सी कम रहेगी तो दिक्कत, इसलिए इसकी गति बराबर क्या रहनी चाहिए, नियत। तो हमारे पास जो सिंक्रोनस मोटर है वो इसी को कहते हैं जिसकी गति क्या हो, नियत। अब शुरुआत में तो हम सीधी हाई गति कहां से लाएंगे, है क्या हमारे पास, नहीं है। तो शुरुआत में हम क्या कहेंगे कि इसको इंडक्शन मोटर की तरह चला लो, क्या कर दो, इंडक्शन मोटर की तरह चलाओ। और इंडक्शन मोटर की तरह चल गई, जैसे इसकी गति सिंक्रोनस गति के आसपास आई, आप तो पहली बात यह है कि सिंक्रोनस गति के आसपास आएगी कहां से है, क्योंकि इंडक्शन मोटर की गति तो एनआर तो कम होती है। आप शुरुआत में इंडक्शन मोटर की तरह इसको चालू करोगे तो गति सिंक्रोनस गति के आसपास आएगी क्या, नहीं आएगी। तो इसका भी कोई इलाज करना पड़ेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह गति आए। तो क्या इलाज करूं मैं, पॉइंटिंग मोटर हटा दो, अभी नहीं लगाएंगे, वो तो अलग लगानी होती है, कपलिंग करनी होती है। आप इसी मोटर को, जैसे मान लो मैं कहता हूं मैं रोटर पे सप्लाई दूं नहीं, स्टेटर पे सप्लाई दी नहीं दी, स्टेटर पे सप्लाई दी तो 3 फेज इंडक्शन मोटर है नहीं है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी तो एनआर का मान तो एनए से क्या होगा, कम। रोटर की गति स्टेटर की गति से क्या होगा, कम। फिर मैं एक लाइन बोलता हूं कि जैसे ही रोटर की गति स्टेटर की गति के बराबर आएगा तो मैं डीसी सप्लाई चालू कर दूंगा। डीसी सप्लाई तब चालू की, लेकिन सवाल है कि बराबर आएगी क्यों, भाई बराबर आएगी तब चालू करोगे ना, लेकिन हमारे तो इंडक्शन मोटर के कायदे से बराबर आनी नहीं है। तो क्या करेंगे बराबर लाने के लिए, बराबर लाने के लिए जो हमारे पास पोल होते हैं ना, ये इस पोल के ऊपर एक वाइंडिंग करते हैं, बस यही लाएगी बराबर गति। और तो आपके पास अभी चल रही है बराबर गति आ रही क्या, नहीं। तो बराबर गति लाने के लिए एक अतिरिक्त थोड़ा सा टॉर्क चाहिए कि नहीं चाहिए, जो हमारे पास लागुण के सिद्धांत के कारण एक्स्ट्रा टॉर्क बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, एनआर और एनएस क्या हो जाएगा। जैसे ही बराबर हुआ हमने क्या कर दिया कि इसकी डीसी सप्लाई को चालू कर दिया। तो अब सवाल यह आता है डीसी सप्लाई रोटर में कब चालू की जाती है, जब सिंक्रोनस गति क्या बराबर आए। जब तक बराबर नहीं आएगी चालू करेंगे क्या, नहीं। तो बताओ चालू करने के लिए कौन काम में आया, ये कौन सी वाइंडिंग है, डैम्पर वाइंडिंग। तो चालू करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग, तो डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या हुआ, चालू करना। चालू होगी उसके बाद भी डैम्पर वाइंडिंग का काम करती है क्या, करती है, यांत्रिक संतुलन बनाए रखना। यांत्रिक असंतुलन वाला कभी दोष आए तो इसको यांत्रिक संतुलन बनाने का कार्य किसका होता है, डैम्पर वाइंडिंग। वैसे ये खास काम सिंक्रोनस मोटर में नहीं करती है, सवाल को उत्तर लिखने के लिए करती है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को हम कहते तो हैं कि लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर कार्य कराते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसे कार्य लीडिंग का कराते हैं। लीडिंग का मतलब लोड नहीं देंगे, लोड नहीं देंगे मतलब पावर फैक्टर सुधारने का काम करें। जब लोड दे ही नहीं रहे हैं तो यांत्रिक असंतुलन का केस आएगा ही नहीं। यांत्रिक असंतुलन तो तब आता है जहां पर क्या है, लोड। सामान्यतः सिंक्रोनस मोटर कार्य तीनों पर करती है, लैगिंग पर, लीडिंग पर, यूनिटी पर। लेकिन हम मेन रूप से कार्य जो कराते हैं वो क्या कराते हैं, लीडिंग। पारेषण लाइन है उसका पावर फैक्टर सुधारना हो, या बड़ी जो है हमारे पास हेवी ड्यूटी मशीन है वहां पर सिंक्रोनस मोटर काम में ली जाती है। तो एक तो बेसिक लॉजिक समझ आ गया कि ये सिंक्रोनस मोटर कार्य कैसे करता है, आ गया ना भाई। अब देखते हैं इसमें, अब मुझे छोटे छोटे पॉइंट बताते जाओ। इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है भाई, प्रारंभिक टॉर्क शून्य है क्या, शून्य होता है। प्रारंभिक टॉर्क शून्य क्योंकि ये खुद से गति नहीं करती। 3 फेज इंडक्शन मोटर खुद से गति नहीं करती, इसलिए इसका प्रारंभिक, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, शून्य। और इसका भी प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, शून्य। अब कई बार इसके क्या है कि थोड़ा सा आपका आनंद लेने के लिए ये लिख देते हैं टीएस बटा टी आर क्या होगा, हो गया शून्य होगा। जब टीएस ही शून्य होगा तो टी बटा आर करोगे क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन पूछने का तरीका चेंज होता है। टीएस का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क, ये रनिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क 0 है तो 0 में किसी का भी भाग दोगे तो क्या रहेगा, 0। बस केवल पूछने का तरीका चेंज होता है, ये और कुछ नहीं है। ये हमारे पास कौन सा टॉर्क है, स्टार्टिंग। ये कौन सा टॉर्क है, रनिंग, ठीक है।
इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है भाई? शून्य। तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है नहीं होती है? ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब इस मोटर में आप देखोगे ना गति का अभिलक्षण तो ऐसे होता है। उससे पहले कुछ अभिलक्षण है क्या? तो जो टॉर्क आएगा वो गति और टॉर्क अभिलक्षण यही आएगा कि नहीं आएगा? उससे पहले तो टॉर्क होगा ही नहीं। जैसे रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर आएगी तभी ये गति करेगा, नहीं तो गति नहीं करता। ये कंडीशन तो यही होती है। तो इसलिए जब ग्राफ आता है इसका ग्राफ ये होता है। इसका ग्राफ तो यही होगा। करो नोट। सर ये खाली पीडीएफ नहीं मिल सकती। खाली पीडीएफ से क्या करोगे? भरी हुई दे रहा हूं मैं तो। सही बात है भाई, खाली पीडीएफ का क्या करोगे? लिख लिया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है भाई। अब यहां से आपको क्या क्या पता चला है भाई? रोटर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। डीसी सप्लाई आपने रोटर को दी है, एसी सप्लाई आपने किसको दी है? स्टेटर को। और रोटर को आपने कौन सी सप्लाई दी है? डीसी। तो बताइए सिंगल एक्साइटेड है डबल एक्साइटेड? भाई यही सवाल इसका बहुत बार पूछ लिया। ये है द्वि उत्तेजक। ये द्वि उत्तेजक यानी डबल एक्साइटेड मोटर है। क्योंकि आपने स्टेटर में सप्लाई क्या दी? एसी की। रोटर में सप्लाई किसकी दी? डीसी की। इसलिए हमारे पास क्या हो गई? डबल एक्साइटेड। टॉर्क इसका क्या होता है? प्रारंभिक जीरो। गति इसकी क्या होगी? रोटर की गति स्टेटर की गति के बराबर। इसकी गति लोड पर निर्भर करती है क्या? तो हम यहां भी लिख लो, जहां लिखा गति नियत, तो गुणन गति स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र गति के समान है, इधर लिख दो। अच्छा एक बात हो, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? हाँ, चुंबकीय लॉकिंग के सिद्धांत। करो इसको, लिखो। चुंबकीय लॉकिंग हमने जो कंडीशन बताई ना अभी, ये चुंबकीय लॉकिंग कंडीशन है। यदि मान लो एस और एन बराबर के साथ गति करती हुई तो ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती? लॉक। फिर इसी के अनुसार ये गति करती रहती। इसी को हम कहते हैं चुंबकीय लॉकिंग। जो कार्य प्रणाली समझाई वो चुंबकीय लॉकिंग की ही समझाई आपको।
सर जी मॉड्यूल में क्लास 3 घंटे की कर दो जिससे कवर हो जाएगा। वैसे कवर ही है, तुम कहाँ हो? तुम कवर्ड ही हो, ऐसे लगता है आपको। कवर ही हो आप। तुम क्या है, क्या? हाँ, वापस क्लास लेते हैं तो मैसेज की आवाज़ कहाँ आती है? कट आ रहा होगा इसमें स्पीकर में, बाकी मैसेज की कट आवाज़ इधर पास वालों ने नहीं सुनी, उधर कहाँ सुनोगे? आती है क्या कि तू पढ़ता नहीं घर पे? आती है? हाँ, अच्छा, सही बात है। इसका व्हाट्सएप यहाँ खुला रहता है तो वो आवाज़ कैच करता है। व्हाट्सएप इसके मैसेज आती है ना, व्हाट्सएप वाली मैसेज की आवाज़ आती है ना, वहाँ टोणक टोणक इसकी आती है, इसका मैसेज है। जब जरूर रहता है तभी क्लिक किया करने, तो बंद रखा कर। टोणक टोणक वही आ रहे हैं। तो ये कल ही आई कि डेली आती है? राजस्थान जी के तेरे मैसेज स्टार्ट हो जाते हैं। बीस तारीख तक आपका जो सिलेबस है, पुराने वाले बच्चे जितने भी है उनके लगभग 85% तक हो जाएगा। 85% हो जाएगा ना पुराने वालों का, 85% तक हो जाएगा। नए वालों का उसमें थोड़ा बाकी रहेगा ना मॉड्यूल फर्स्ट में, बाकी वो भी बराबर ही चल रहे हैं। नए वालों का हो जाएगा। नए वालों का क्या हो जाएगा मैं बताऊँ आपको, 24 तारीख को नया बैच लगेगा, उनका भी करेंगे हम। हाँ, 24 तारीख से नया बैच लगेगा, उनका भी तो सिलेबस कराएंगे चतुर्थ श्रेणी वालों का। ना जो चतुर्थ श्रेणी करा राजस्थान जी की तो पढ़ी ली उसने, वो बैच केवल टेक्निकल कर रखेंगे। लिख लिया भाई? आप लिखते हैं ये सब बेसिक कंडीशन है। जितना भी मैं बताया अभी तक मैंने इंडक्शन मोटर के साथ बात याद रखते हुए बताया है। इंडक्शन मोटर का कुछ थोड़ी बताया कि इंडक्शन मोटर में पोल होते हैं कि रोटर पर नहीं होते हैं। इसमें होते हैं, इसमें पोल होते हैं, रोटर पर पोल है। तो रोटर है कैसे प्रकार का? सैलिएंट और सिलेंड्रिकल। वहां पोल कैसे प्रकार, रोटर कैसे प्रकार होता है? स्क्रूल केज एंड स्लिपरिंग। और यहाँ रोटर है अलग प्रकार का। फिर हमारे पास होता है ये टॉर्क क्यों उत्पन्न होता है, तो ये हमारे पास डैम्पिंग वाइंडिंग है, इसके बारे में अलग से पूरा बताएंगे। जो हमारे पास कौन से दोष को दूर करते हैं डैम्पर वाइंडिंग, हंटिंग दोष। हंटिंग दोष का अन्य नाम क्या होता है? फेज स्विंगिंग, जिसमें फेज क्या होता है? स्विंग हो। ठीक है? कौन ये मोटर कौन सिद्धांत पर कार्य करती है? अब कोई नहीं बोलेगा भाई, तू बता कौन सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसको मुर्गा बनाना चाहिए ना कायदे से, क्योंकि तूने ध्यान दिया नहीं था, मैंने लिखा नहीं था, मैंने बोला था, और बोलने के बाद मैंने समझा वो था। सिद्धांत का नाम मैंने ही लिया था। कहां था तू? है नहीं पता? चश्मा वाला भाई, हेलो हेलो हेलो, तू बता कौन सिद्धांत पर कार्य है? अन्योन्य सिद्धांत पर। आपके साथ अनोनी हो रही है, तो आप बताओ भाई मैं क्या करूं फिर इसमें? ये तो ताजा ताजा बात थी। तुम मेरा नाम खराब करोगे, ये ऐसे ही होगा खराब। ये तो ताजा ताजा बात थी, जस्ट थोड़ी देर पहले बात ही मैंने बताया था सिद्धांत। तू बता। शाबाश, करेक्ट है। तो आपने नाम सुना ही नहीं, चुंबकीय लॉकिंग। बड़ी विचित्र बात है भाई, जबकि मैंने खुद ही नाम लिया। बताओ ये इंडक्शन मोटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? वो इंडक्शन के सिद्धांत पर करती है, करंट के सिद्धांत पर करती है, लेकिन ये किस सिद्धांत पर करती है? चुंबकीय लॉकिंग। फिर हमने देखा था चुंबकीय लॉकिंग क्यों हो रही है, क्योंकि बराबर स्पीड से चलेगी, चुंबकीय लॉक होगा। यदि गति कम रह जाएगी तो वापस क्या हो जाएगा? पट्टी करनी है, गति कर ही नहीं सकती, केवल क्या करेगी? वाइब्रेट करो, गति नहीं कर सकती। गति करने के लिए इसकी चाल क्या होनी चाहिए? बराबर। बराबर होगी तो यहां से यहां तक, जैसे वो साइकिल चेंज होगी तो यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। यही तो चर्चा थी। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? चुंबकीय लॉकिंग। लिखाएंगे सिद्धांत, लेकिन इस प्रकार बच्चे जो ध्यान नहीं देते उनको सवाल पूछने का अधिकार है नहीं। फिर एक मैं लिखाता हूं, सिंक्रोनस मोटर में प्रतिघाती शक्ति, इसका सूत्र लिखाता हूं। अभी आप कुछ भी मत लिखना,
सूत्र है, थोड़ा सूत्र से 3 कंडीशन बनेगी। वैसे कंडीशन अल्टरनेटर में आती है, लेकिन सिंक्रोनस से जो मोटर है और अल्टरनेटर दोनों सेम ही संरचना है। अल्टरनेटर की तरह ही इसकी संरचना है, बस अल्टरनेटर में रोटर में डीसी सप्लाई नहीं देते, मतलब रोटर में तो देते हैं और वहां से क्या स्टेटर सप्लाई लेते हैं। वहां क्या देंगे, एक तो प्राइमर मोर देंगे, एक हम एक्साइटेशन देंगे, बाकी हम सप्लाई क्या करेंगे वहां से प्राप्त करेंगे, लेंगे 3 फेज तो, और यहां पर स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं। बस अंतर इतना ही होता है, वहां प्राइम मूवर दिया जाता है, सप्लाई ली जाती है। यहां पर हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, प्राइम मूवर लेंगे। तो सप्लाई कितनी होगी इसमें, 2, रोटर को डीसी और स्टेटर को एसी, इसलिए हम क्या कहते हैं, डबल एक्साइटेड। और अल्टरनेटर हमारे पास क्या होता है, सिंगल एक्साइटेड। अल्टरनेटर भी क्या होता है, सिंक्रोनस जनरेटर है। जब अल्टरनेटर पढ़ेंगे तब नाम लिखेंगे, लेकिन होता क्या, सिंक्रोनस जनरेटर है। अल्टरनेटर की गति भी क्या होनी चाहिए, नियत। सवाल यह है कि अल्टरनेटर की गति नियत होनी क्यों चाहिए, आप बताओ। अल्टरनेटर का कार्य क्या है, जनरेटर है, एसी जनरेट करने वाला, उसकी गति नियत रहने से फायदा क्या हुआ। अरे उसकी गति नियत रहने से फायदा इसका होगा, हमें आवर्ती बराबर मिलेगी। जब पोल की संख्या फिक्स है, गति बराबर है, तो आवर्ती क्या फिक्स। हमारे घर में 50 चढ़ते 50 आनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी तो क्या है कि भागना नांगल बात पे पानी ज्यादा आ गया तो ज्यादा डालो 60 भेजो, ऐसा नहीं कर सकते ना। और पानी आए तो रोक दो उसको, लेकिन आगे आपको कितने भेजनी है भाई। हमारे पास हमने पहले 1 गेट खोला, 2 गेट खोलेंगे, टरबाइन क्या घूमेगी ज्यादा तेजी से, प्रेशर क्या आएगा ज्यादा, तो हम इस प्रकार का नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति को हम किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। वास्तविक शक्ति को किसे डिनोट करते हैं, पी से। आभासी शक्ति को किसे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, तो प्रतिघाती शक्ति हमारे पास क्या होगी भाई, क्यू। वीटी अपॉन एक्स एस, यहां पर देखो इंटू वी माइनस ई एफ गुणा कोस डेल, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से 3 कंडीशन बनेगी, लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी की। ठीक है, सबसे पहली बात है कि वीटी हमारे पास क्या होता है, वीटी होता है टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। एक्स होता है हमारे पास लोड, लोड यानी भार कह दो, तो भार की बात है नहीं, तो प्रतिघाती बात हुई। भार की एक्स से मतलब प्रतिघाती है ना, एक्स का मतलब प्रतिघाती भार। भार कौन सा है, प्रतिघाती प्रकार का। प्रतिघाती कहूंगा क्योंकि यहां तो मैं इसको इंडक्टिव काम कराता हूं, यहां कैपेसिटी होगा, तो सामान्यतः प्रतिघाती बोला जाता है। और जब इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों नहीं होगा तो 0 करूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, वी के इसके बराबर कर दूंगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। प्रतिघाती कब नहीं होता है, जब लोड पूरा रेजिस्टिव हो। रेजिस्टिव नहीं है तो इंडक्टिव में भी प्रतिघाती है, कैपेसिटिव में भी प्रतिघाती। ठीक है, वी हमारे पास क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ईएफ हमारे पास क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। और कोस डेल हमारे पास क्या है, लोड भार भार व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण है ना, या भार एंगल बोल दो, लोड एंगल ही बोला जाता है सीधा। डेल को क्या बोला जाता है, लोड एंगल, डेल ही लिख दूं केवल, डेल को डायरेक्ट वैसे लोड एंगल ही बोलते हैं। वो भार में चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है जिसे क्या बोलते हैं, लोड एंगल। इसका नाम क्या होता है, लोड एंगल। लोड हमारे पास किस प्रकार रहता है उस पर डिपेंड करेगी चीजें। अब सप्लाई वोल्टेज तो हमारे पास फिक्स है, अब लोड एंगल चेंज होगा तभी वैल्यू आपके पास क्या होगी भाई, चेंज होगी। सबसे पहली कंडीशन है जब हमारे पास वी है जो बड़ा है किससे भाई, ईएफ गुणा कोस डेल से। वी किससे बड़ा है, ईएफ गुणा कोस डेल से। ये ऐसा है तो ये हमारे पास इंडक्टिव गुण आएगा कि कैपेसिटिव गुण आता है, इसे कहते हैं प्रेरणीय। ये हमारे पास कौन सा भार होगा, प्रेरणीय भार। प्रेरणीय भार है तो शक्ति गुणांक हमारे पास क्या होगा, लीडिंग या लेगिंग, लेगिंग। लेगिंग शक्ति गुणांक को यहां पर नाम जनरली लेगिंग कम देखने को मिलेगा, यहां मिलेगा आपको नाम अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन का मतलब ही हमारे पास यहां क्या है, लेगिंग। लेगिंग का मतलब उत्तेजना हमारे पास क्या है, कम। और जब हमारे पास प्रेरणीय भार है तो ये हमारे पास सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर की तरह कार्य कर रही है। इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करने का मतलब है यहां विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। कार्य क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब किसी को मान लो आपको लगे कि ये तो साहब अंडर एक्साइटेशन है, ओवर एक्साइटेशन है, तो अल्टरनेटर में, मोटर में यही है। मोटर में अल्टरनेटर में चुंबकीय गुण क्या रहते हैं, चेंज। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है इंड्यूस ईएमएफ इनटू कोस डेल के बराबर आ जाए। तो बताओ दोनों बराबर आ गए तो कुल मिला के ये क्या बन गया भाई,
जीरो। जीरो हुआ तो प्रेरक की प्रतिघात शक्ति रही क्या? नहीं, प्रतिघात शक्ति क्या हो गई? समाप्त। तो बताओ लोड कौन सा हुआ? रेजिस्टिव। कौन सा भार आया भाई? प्रतिरोधी भार। और प्रतिरोधी भार है तो आप केवल लिख दो शक्ति गुणा क्या होगा? इकाई। शक्ति गुणा हमारे पास क्या होता है? इकाई। जो इकाई होता है इसको हम सामान्य उत्तेजना कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य उत्तेजना। और इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मली एक्साइटेड या नॉर्मली एक्साइटेशन। और ये कहते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में कम उत्तेजना। ये कहते हैं ना भाई, ये नाम बड़ा ध्यान रखना है, ये एक्साइटेशन का सवाल है थोड़े से। तीसरा हमारे पास है कि यदि हमारे पास सप्लाई वोल्टेज की तुलना में इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा हो गया। वोल्टेज ज्यादा कब होगा? जब आपने सप्लाई दिया कम लेकिन वोल्टेज ज्यादा हो गया। तो ये तो आप पारेषण लाइन में पढ़ते हो तो भी कौन सा गुण था? कैपेसिटिव। आपने सप्लाई देने से ज्यादा यदि वोल्टेज इंड्यूस हुआ तो कौन सा गुण है? कैपेसिटिव। तो ये हमारे पास क्या होता है? दारित्य भार। दारित्य भार। दारित्य भार में हमारे पास शक्ति गुणांक क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे शक्ति गुणांक होगा लीडिंग। लीडिंग को हम कहते हैं इसमें ओवर एक्साइटेड। लीडिंग को हम कहते हैं ओवर एक्साइटेड। तो इसका कार्य होता है ओवर एक्साइटेड यानी अति उत्तेजना। क्या हो गया भाई? इसका कार्य है पारेषण लाइन में पावर फैक्टर को सुधारना। पारेषण लाइन में शक्ति गुणांक सुधारना। ओके, चलो भाई करो नोट। वैसे फील्ड है, फील्ड में, हाँ फील्ड है, फील्ड ईएमएफ है। एक लाइन आपको नोट डाल के लिख लो नीचे, रोटर में ईएमएफ कभी भी इंड्यूस नहीं होता। इसमें सिंगल नोट की कंडीशन है। लिख दो, नोट डाल के नीचे लिख लो, सबसे नीचे लिख लो नोट डाल के, फिर मैं भूल जाऊंगा बाद में लिखूंगा नहीं। रोटर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। रोटर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता है। कौन से में? रिएक्टिव पावर। हाँ
नहीं, रिएक्टिव पावर में क्या आता है मैं समझा नहीं, आपको वापस करूँगा। अच्छा, रिएक्टिव पावर में साइन फाई आता है, आपका कहना मतलब ये ना, लेकिन यहां पर रिएक्टिव नहीं है, पावर टोटल पावर तो रिएक्टिव है, लेकिन वो हमारे पास फील्ड का लोड है, लोड कंडीशन पर आधारित होती है। ये लोड एंगल है, लोड एंगल हमारे पास कोस में है, शक्ति गुणांक भी कोस में होता है, लोड एंगल भी कोस में होता है। ये लोड एंगल है, शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। इस पर यदि यांत्रिक लोड होता है तो हाँ, मोटर हमारे पास क्या होती है कि सामान्यतः मोटर की खुद की प्रकृति इंडक्शन की है। इंडक्शन की प्रकृति में जैसे ही आप लोड देंगे तो हमारे पास ये कार्य लेगिंग का करेगी, मोटर के रूप में वैसे भी लेगिंग का करेगी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य ही मोटर के रूप में है, बाकी तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए लेते हैं। इस यूनिटी पे कार्य नहीं कर रही है। यूनिटी पे कार्य करने के लिए इसको क्या चाहिए कि डेल है जो लोड एंगल जीरो चाहिए। लोड एंगल क्या चाहिए यहाँ, लोड एंगल जीरो होता है तब अधिकतम मान आता है, तब ये कंडीशन बढ़ती है। लेकिन लोड एंगल का जैसे कोई मान आता है तो हमारे पास ये किस में जाएगा, जीरो से थोड़ा सा मान बढ़ो। जैसे जीरो से मान बढ़ोगे कोस का मान क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। छोटी होती बाहर क्या बन गया। ये केवल आदर्श कंडीशन की तरह काम करता है, इस पर हम कभी काम नहीं कर रहा। हमने लिखा ही नहीं है क्या काम करेगा, हमने इसमें लिखा क्या करेगा या इसमें लिखा क्या करेगा, ये तो नहीं लिखा क्या करेगा, है कि नहीं भाई। क्योंकि मामला जैसे आप लोड दोगे तो लोड एंगल बदलेगा ना, लोड एंगल का मान बढ़ते ही वी बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो किसकी तरह काम करेगा, प्रेरणा की तरह। हरियाणा एलएम और एसए में भी सेम सिलेबस है, डिट्टो सेम है, एकदम सेम है। हरियाणा एलएम है, सिलेबस में अलग है, वो स्मार्ट मीटर वाला चैप्टर एक अलग है, लेकिन वो पिछली बार पूछा नहीं, हम अब की बार और पढ़ेंगे। पिछली बार आपके एक इंडस्ट्रियल वायरिंग है जो काफी अलग है, पिछली बार पूछा नहीं, अब की बार हम और पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके सोलर का सेट है पूरा। इनके क्या है कि सोलर सेट लिखा हो, सोलर में लिखा 8 लाइन है ऐसे सोलर, ठीक है ना। नीचे लिखा सेल बैटरी, सवाल सारे सेल बैटरी का है, सोलर का ही नहीं। सोलर का सवाल एक क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, इतना सा सवाल था। बाकी इन्होंने पूरा सिलेबस में सोलर पैनल को लगाएं कैसे, किस तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए, सूरज के साथ क्या होना चाहिए, एंगल क्या रहना चाहिए, किस मौसम में क्या जनरेशन होगा, सारा कुछ है। लेकिन एक भी नहीं आया, बट ये हम पढ़ेंगे आपको अलग से। वो कुछ है आपके, कुछ चीजें है ना आपका अलग, लेकिन पिछली बार जो भी अलग था उनमें से कुछ नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आपकी बार भी अलग वो पढ़ा देंगे अलग जो है। भाई अलग सिलेबस दे तो अलग पूछना भी तो चाहिए, अलग सिलेबस देकर अलग नहीं पूछते तो थोड़ा तकलीफ रहती है। मशीन और पावर सिस्टम के अच्छे सवाल आए हैं अब की बार बीएसपीएसएल में। वैसे भी बिहार का आपने कभी पुराना पेपर भी देखा होगा तो सवाल बहुत अच्छे थे 2018 के पेपर में, लेकिन अब की बार इनके क्या सिलेबस केवल फाइनल ईयर का सिलेबस होता है। फाइनल ईयर में क्या आते हैं, केवल मशीन और पावर सिस्टम, और यहाँ फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, तो वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आती है इंडस्ट्रियल वाली, यहाँ कंट्रोल पैनल वायरिंग होती है। तो वो अच्छे थे, बढ़िया लेवल के। सोलर टेक्निकल हेल्पर वाले में पूछ सकते हैं, हाँ टेक्निकल हेल्पर में सोलर पूछा है कि सोलर वो पूछा था, सोलर की छड़ का पूछा था जिसके ऊपर प्रकाश ऊर्जा गिरती है तो उष्मा ऊर्जा आती है, उष्मा वाला पूछा ना। टेक्निकल हेल्पर में पूछा था, सोलर क्यों नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने वो पानी गर्म करने वाला लगाया था, मतलब उन्होंने कहा था कलेक्टर, सोलर कलेक्टर करके नाम पूछा ना भाई, तो वो पूछा था, लिख लिया भाई। अब देखो एक मैं आपको और नाम लिखा देता हूं, सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के टॉर्क होते हैं, तो लिख लो भाई। इसमें भी एक आध सवाल पूछा हुआ है, सिंक्रोनस मोटर में 4 प्रकार के टॉर्क हैं। पहले वाला लिखा नहीं क्या, लिख लिया, चलो अब लिखना मत, एक बार रुक जाओ, हम 4 टॉर्क देख लेते हैं। छोटे छोटे टॉर्क होते हैं, ऐसा नहीं है केवल नाम को यदि ध्यान रह लिया तो टॉर्क याद रह जाएगा, और जैसे सवाल कोई से पूछेगा तो आपको नाम दिख भी जाएगा, ऐसा सिंपल है, लेकिन संबंध ध्यान रखना है। सबसे पहला टॉर्क कौन सा है, नाम बताओ। स्टार्टिंग में लिख दो प्रारंभ, इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, स्टार्टिंग टॉर्क, प्रारंभ वाला, ध्यान से बताओ एक मिनट। दूसरा कोई टॉर्क का नाम, पुल इन पुल आउट नहीं, ऑपरेटिंग दूसरा। तीसरा पुल इन पुल आउट करेंगे, विकर्षण और कर्षण हो गया ना, कर्षण। एक तो ऑपरेटिंग टॉर्क भी होता है कि नहीं होता है, एक होता है ऑपरेटिंग टॉर्क, एक है पुल इन टॉर्क, एक है पुल आउट। लिखना कुछ मत,
ऑपरेटिंग का मतलब होता होगा संचालन के लिए, पुल इन का लिए कर्षण और पुल आउट होता है विकर्षण। हाँ भाई, अब बताओ स्टार्टिंग टॉर्क को और हम क्या कहते हैं? ये लॉक्ड रोटर होता है। जब रोटर अपना लॉक होता है तभी तो हमारे पास स्टार्टिंग की कंडीशन मानी जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लॉक्ड रोटर। मोटर के प्रारंभ में लगने वाला टॉर्क, ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग टॉर्क है ना, ये किसे कहते हैं? जो हमारे पास अंकित टॉर्क होता है कि मशीन किस टॉर्क पे गति करती है, तो वो कौन सा होता है भाई? इंडिकेटिंग टॉर्क भी हमारे पास कौन सा होता है? ऑपरेटिंग टॉर्क। इस टॉर्क पे मशीन क्या करती है? गति करती है। अब ये पुल इन और पुल आउट मुझे नहीं पता, बताओ क्या होता है? लोड में वृद्धि के समय आवश्यक टॉर्क कौन सा होता है? पुल इन। थोड़ा बहुत लोड बढ़ जाए तो अभी तो उसकी गति क्या रहनी चाहिए? नियत। थोड़ी बहुत लोड तो परिवर्तन हो सकता है, हल्का फुल्का। लोड परिवर्तन के समय जो आवश्यक टॉर्क होता है, हम कहते हैं 5% लोड या 7% लोड में चेंज हुआ तो भी गति क्या रहनी चाहिए? नियत। यही तो कंडीशन है। तो हमारे पास लोड परिवर्तन के समय आवश्यक टॉर्क क्या कहलाता है? पुल इन। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है भाई? पुल आउट। तो पुल आउट टॉर्क क्या होता है? हैं? हाँ, विकर्षण का मतलब ये है जब मोटर बंद होने की स्थिति में आ जाती है, यानी मोटर की जो गति है सिंक्रोनस गति के बराबर नहीं होती, मोटर कौन सी स्थिति में आती है? बंद होने की। मोटर को सिंक्रोनस से बाहर करने के लिए कौन सा टॉर्क होता है? पुल आउट। लोड परिवर्तन के साथ भी जो हमारे पास लगातार गति बने रहे वो कौन सा है? पुल इन। जिस टॉर्क पर मोटर का संचालन होता है, यहाँ जो इंडिकेटिंग टॉर्क होता है वो क्या हमारे पास होता है? ऑपरेटिंग टॉर्क। यही तो हमारे पास लिखा जाने वाला टॉर्क होता है, और ये हमारे पास प्रारंभ करने वाला टॉर्क है। कितना टॉर्क होता है? 4। करो नोट। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में गति और टॉर्क के बीच संबंध। गति और टॉर्क के बीच थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मैंने बहुत आराम से समझाया था। वो ग्राफ भी बड़ा से बनाए ना, मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड, उसमें जल्दबाजी में थोड़ी बनाई कोई। उसमें तो सारी एक एक कंडीशन लिख के बनाई है। अब उससे ज्यादा मैं आराम से अच्छे से क्या समझाऊंगा भाई? उसमें मैंने टाइम भी बहुत लगाया था, आराम से समझाया था। एक एक पॉइंट कहां से आया है, अनस्टेबल रीजन कौन सा है, स्टेबल रीजन कौन सा है, सीधी लाइन क्यों आई, फोरवे लाइन क्यों आई, जनरेटिंग क्यों हुआ, ब्रेकिंग कौन सा होता है, स्लिप का मान क्या होता है, वो सब कुछ था। लेकिन वहां थोड़ा सा एक नाम लिखना, लिखा नहीं लिखा हमने वहां? बैकवर्ड स्लिप का मान 2 - s है, फॉरवर्ड स्लिप होता है s। लिखा दिया नहीं है? हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कई बार भूल जाते हैं ना, लिखते समय ग्राफ तो बना देते हैं। बैकवर्ड स्लिप का मान क्या होता है? 2 - s।
फॉरवर्ड स्लिप का मान क्या था एस। पूछे स्लिप का अधिकतम मान कितना है 2, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप का अधिकतम मान कितना है 1। केवल पूछे स्लिप का अधिकतम मान कितना है 2, लेकिन मोटरिंग मोड में कितना होगा 1। जो 2 आया वो तो ब्रेकिंग है। कोस एस नहीं है, कोस डेल था, वो डेल, उसे डेल बोलते हैं। डेल मतलब लोड एंगल, लोड एंगल को रोटर एंगल भी बोल दो। लिख ले भाई। चलो अब देखो, अब हमारे पास आता है, ये कह रहा है 2 माइनस एस। नहीं लिखवाई, नहीं लिखवाई मैंने, नहीं लिखवाई तो लिख लो भाई, मैंने बोल तो दिया। अब फिर आप कहोगे बाकी। अब छोटी छोटी 2 पॉइंट लिखते हैं। एक एक कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, आप नोट मत करना भी, बाद में लिख लेना। तो सिद्धांत कौन सा होता है, चुंबकीय लॉकिंग। पहला। दूसरा हमारे पास है, ये कौन से शक्ति गुणांक पर कार्य करता है, तो लिखें यह है, इस सवाल बहुत बार पूछा इसलिए वापस लिखना नहीं पड़ेगा, बाकी तो हमने जो कंडीशन बताई उसमें तो 3 नाम आएंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा यह है लीडिंग, लेगिंग व इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करता है। यह है लीडिंग, लेगिंग व, अभी लिखो मत बोले, बाद लिख देना, इकाई यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करता है। ये भी ठीक है। एक आपके पास लोड एंगल था ना, अभी हमने पढ़ा था, एक नाम लिखा था लोड एंगल। इसका अन्य नाम और क्या होता है भाई, टॉर्क एंगल। ये हमारे पास होता क्या है, लोड एंगल और टॉर्क एंगल। तो आप कहेंगे रोटर अक्ष में स्टेटर अक्ष के बीच बनने वाला कोण, रोटर के अक्ष में स्टेटर अक्ष। दूसरा, जैसे ही हमारे पास लोड का मान बढ़ेगा, लोड का मान बढ़ने पर लोड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही लोड एंगल बढ़ा तो हमारे पास लोड बढ़ने पर क्या बढ़ेगा भाई, लोड एंगल। लोड एंगल बढ़ने पर हमारे पास कंडीशन इनमें से कौन सी आएगी, लोड एंगल बढ़ा तो हमारे पास कोस डेल का मान छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा। कोस डेल का मान छोटा किसमें है भाई, पहली कंडीशन भाई, कोस डेल का मान छोटा तभी तो वी बड़ा हुआ। जैसे ही लोड बढ़ा तो लोड एंगल क्या हुआ, बढ़ा। लोड एंगल बढ़ने का मतलब है हमारे पास क्या होगा, यह प्रेरणीय भार पर कार्य करती है। कौन से भार पर कार्य करती है, प्रेरणीय भार पर। कहते हैं प्रेरणीय भार पर कार्य। अधिकतम लोड कितना होता है, नहीं अधिकतम लोड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अधिकतम लोड एंगल कितना डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री। डेल के बारे में बात किया, कर लो नोट।
स्टेटर करंट के बारे में बताओ। लीडिंग लेगिंग यूनिटी स्टेटर पर नहीं होता है, या रोटर पर ही होता है। लीडिंग लेगिंग यूनिटी का कार्य रोटर पर कारण होता है। स्टेटर तो एक नियत देता है। स्टेटर तो 3 फेज का इंडक्शन मोटर का स्टेटर, इसका स्टेटर में कोई फर्क ही नहीं है। इन दोनों में कोई फर्क है क्या? स्टेटर में स्टेटर तो सेम है, केवल फर्क किसका है? रोटर का। वहां रोटर स्क्विरल केज था, स्लिप रिंग यानी वाउंड रोटर था, लेकिन यहां कौन सा है? सेलिएंट और सिलेंड्रिकल। सेलिएंट होता है जिसकी गति कम होती है, पोल ज्यादा होते हैं। सिलेंड्रिकल होता है जिसकी गति ज्यादा होती है, पोल कम होते हैं। हमने यहां पर ऐसा एक लाइन, सिंगल लाइन नहीं लिखा कि स्टेटर किसका बना हुआ है, रोटर किसका बना हुआ है। ये अल्टरनेटर वैसे लिखना पड़ता है क्योंकि अल्टरनेटर की सेम संरचना इधर फिट की जाती है। केवल सप्लाई का टर्मिनल दे दिया जाता है कि रोटर को आप डीसी वहां भी देते हो, यहां भी दो। वहां पर प्राइम मूवर दोगे तो आपको क्या मिलेगी? एसी सप्लाई। या एसी सप्लाई दोगे तो गति मिल जाएगी। बाकी संरचना क्या है? डिटो सेम। तो डबल एक्साइटेड मोटर कौन सी है? सिंक्रोनस। सेल्फ स्टार्ट होती है क्या? नहीं। प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? 0। और बाकी बेसिक कंडीशन है। ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ आया नहीं। 3 फेज इंडक्शन मोटर पड़ा है तो सीधे सीधे ये सारी चीजें। 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं पड़ा तो इसको नए तरीके से पढ़ना पड़ रहा है। बाकी तो 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने हो जाता है। हो गया अभी? ठीक है। अब आपको लिखना नहीं, एक टेबल बनाऊंगा मैं इसका कि भाई शून्य लीडिंग पर कौन सा चुंबकीय प्रभाव होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, कि यहाँ पर हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक यानी चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव होता है। ये भी एक सवाल रहता है, तो उसकी एक टेबल बनेगी। तो अभी आप लिखना नहीं है, ठीक है ना। और उसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दूंगा क्योंकि ये नाम दोनों में घूमते हैं, आपने देखे होंगे। क्या ज़्यादा ही हुआ ये, इतने खाने हमें चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा में ही है हमारे पास। पहले लिख के लेता हूँ। एक होता है यहाँ पर पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर ये हमारे पास बताएगा उत्तेजना के बारे में। उत्तेजना यानी एक्साइटेशन, और ये बताएगा चुंबकीय प्रभाव के बारे में। अब आप एक एक को देखना ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आती है, मान लो यूनिटी। यूनिटी यानी शक्ति गुणा का मान क्या भाई? इकाई। तो हमारे पास बताओ एक्साइटेशन क्या होता है? अंडर एक्साइटेशन होता है, ओवर एक्साइटेशन होता है, नॉर्मली एक्साइटेशन होता है? नॉर्मली एक्साइटेशन। तो आप कहेंगे तो हमारे पास होता है नॉर्मली एक्साइटेशन। नॉर्मली एक्साइटेशन का मतलब होता है सामान्य उत्तेजना। सामान्य उत्तेजना का मतलब है जितना चुंबकीय प्रभाव होता है उतना ही विचुंबकीय प्रभाव भी हो जाता है, वही सामान्य उत्तेजना है, न लीडिंग में न लेगिंग में। इसलिए इसे कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। कौन सा होता है भाई? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ। ये भी आप जब डीसी मोटर में पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं एमएनए को जीएनए पर क्यों खिसकाया जाता है। तो आप कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को कम करने के लिए। चुंबकीय विक्षोभ क्या चुंबकीय गुण को कम करता है? ना, इधर उधर करता है। एक पोल पर चुंबकीय घनत्व कम कर देगा और दूसरे पोल पर चुंबकीय घनत्व क्या कर देगा? ज्यादा। इसे कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ। डी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वी चुंबकीय होता है, वो चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है? कम। लेकिन चुंबकीय विक्षोभ क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करता है। एक तरफ घनत्व चुंबक का कम कर देगा, दूसरी तरफ ज्यादा कर देगा। तो ये हमारे पास होता है इकाई शक्ति गुणांक पर। दूसरा होता है शून्य पश्चगामी। इंग्लिश लिख दो, पहले लिख दो, जीरो लेगिंग। शून्य पश्चगामी। ये हमारे पास क्या आएगा भाई? अंडर एक्साइटेशन है, ओवर एक्साइटेशन है भाई? अंडर एक्साइटेशन। कम उत्तेजना या निम्न उत्तेजना, एक ही बात है, ठीक है।
अब बताओ यहां पर हमारे पास अंडर एक्साइटेशन में ही हमारे पास जो लेगिंग पावर फैक्टर पर विशेष रूप से कार्य करता है, जीरो लेगिंग पर, और जीरो लेगिंग होगा तो हमारे पास यह प्रभाव कहलाएगा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और ध्यान रखना, मैं आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़ा रहा हूं, अल्टरनेटर के अंदर जीरो लेगिंग जो ये मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ना, वो जीरो लीडिंग पर आएगा, उल्टा होता है। मैं सिंक्रोनस मोटर पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप अल्टरनेटर का सवाल इसके हिसाब से मत करना। अल्टरनेटर में आज आपके सवाल आए तो इसका उल्टा कर लेना, उत्तर हो जाएगा। आइए आज आए तो उल्टा कर लेना, लेकिन ये नहीं होता, फिर आप कहोगे नहीं हमें अभी भी तो हमने पढ़ा है, फिर आप कहोगे गलत हो गया, लेकिन ये किसका है? सिंक्रोनस मोटर का, उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास होता है चुंबकीय प्रभाव, और जो मैं लिखा रहा हूं ये लगातार रूप से आता है इसलिए लिखा रहा हूं। अब इतना लिखा दिया, अब यहीं से इसके बाद में इसी का गुण आएगा, लेकिन लिखूंगा क्या मैं? लेगिंग। लेगिंग यानी पश्चगामी। अब मैंने जीरो लेगिंग लिखा क्या? नहीं, केवल क्या लिखा? लेगिंग। जीरो लेगिंग का मतलब तो प्योर इंडक्टर, जीरो लेगिंग का मतलब प्योर इंडक्टर। केवल लेगिंग लिखने का मतलब क्या होता है? जैसे ये रेजिस्टिव होता है प्योर, ये है प्योर इंडक्टिव, और केवल लेगिंग का मतलब आरएल दोनों होता है, यानी रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड होता है, और रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव इन दोनों का क्या करोगे? प्लस प्लस करोगे तो चुंबकीय प्रभाव क्या आएगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अंडर एक्साइटेशन है, ओवर एक्साइटेशन अभी भी अंडर। एक हमारे पास यहां पूछा है जीरो लेगिंग आ गया, अगला कौन सा? जीरो लीडिंग। शून्य अग्रगामी है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ओवर एक्साइटेशन, यानी कि उच्च उत्तेजना कर दूं या अति उत्तेजना, ज्यादा नाम तो अति लिखा हुआ होगा, अति उत्तेजना। ये होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मुख्य रूप से इंडक्टर के कारण होता है, और इंडक्टेंस का नहीं, ये तो कैपेसिटेंस के गुण आते हैं लीडिंग में, तो हमारे पास डीमैग्नेटाइजिंग यानी भी चुंबकीय प्रभाव। जब हमारे पास इससे निकल के अगला कौन सा आ जाए भाई? केवल लीडिंग। लीडिंग यानी अग्रगामी, जीरो अग्रगामी नहीं, अग्रगामी। कैपेसिटिव गुण आ गया ना, तो ये भी हमारे पास कौन सा एक्साइटेशन रहेगा? ओवर। लेकिन ये होगा हमारे पास क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। ये हमारे पास है जो पूरी कहानी लिखी है, थ्री पेज सिंक्रोनस मोटर का मोटर पर चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय व उत्तेजना। कर दो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और आपको जितनी भी बातें मैंने लिखा है वो सारी लाइन परीक्षा पूछी हुई लाइन है। टॉर्क वाला साहित्य एक आधी सवाल आया, टॉर्क ज्यादा नहीं आया हुआ, ये आपको लिखा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन लिखी है आपने, बाकी जितना भी आपने लिखा सब पूछी हुई लाइन है। टॉर्क में साहित्य एक आधा आया हुआ है, पता नहीं कौन सा आया हुआ है, कौन सा, कौन वाला? उसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो मैंने सारी लाइनें पूछी हुई है। लिख लो टेबल आप। मैथ साइंस इंडिया जीके के पीडीएफ डलवा दो। पीडीएफ नहीं डलवाएंगे भाई, आपके दुर्ग सर के जाने के बाद में मैथ की क्लास चलेगी, और वो वैसे आपके कहने से कुछ नहीं होता, वो सिस्टम फिक्स है, वो वैसे चलेगी, जो चलनी है वो वैसे चलेगी, चेंज कुछ होनी है नहीं। दुर्ग सर के जाने के बाद में आपकी टेक्निकल थोड़ी बचेगी, साहित्य टेक्निकल चलेगी 1.5 घंटे की क्लास, तो भी अपने दिवाली से पहले सिलेबस होगा आराम से, राजी राजी। बाकी आपको मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, वो पढ़ाएंगे, टाइम आपकी क्लास पूरी चलेगी।
आपने भी 4th ग्रेड का फॉर्म भर रखा है? हाथ खड़े करना, किस किसने भर रखा है? हाँ, वो इसलिए चाह रहे हैं कि वो 19 तारीख और छुट्टी करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है 3 दिन करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इंटरनेट भी बंद करेंगे ये, क्योंकि ये तो राजस्थान की राष्ट्रीय परीक्षा यही है अब, नहीं है क्या? पूरी जनता इधर उधर आएगी, अभी तो एडमिट कार्ड वगैरह बात नहीं हुई है, बात होगी तो पता चलेगा ना। 26 लाख फॉर्म है ना इसमें, 24 लाख, हाँ 24 लाख फॉर्म है। तो अब देखो इतनी ज्यादा जनता कभी थी नहीं किसी एग्जाम में, तो क्या क्या स्थितियां बदले, और मुझे ये प्रमुख रूप से स्थितियां लग रही है कि छुट्टियां होगी। वैसे तो अभी श्योर है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से वो स्थितियां लग रही है तो इसकी संभावना काफी ज्यादा लग रही है। आज ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें 24 लाख फॉर्म है। रीट में तो पिछली बार भी फॉर्म ज्यादा थे ना, वो इस कारण थे कि एसएसटी वालों को उनको लेवल 1 का फॉर्म भरने, मतलब लेवल 2 वालों को लेवल 1 की परीक्षा देने की अनुमति दी थी, इसलिए उन्होंने डबल होने के कारण वो ज्यादा हुए थे। सिंगल तो ज्यादा, सबसे ज्यादा यही निकलेगा। इससे पहले एक बार राजस्थान पुलिस की शायद मेरे हिसाब से 17 लाख फॉर्म आए थे, आए थे 17 लाख, ये आए थे एक बार 17 लाख, जब वैकेंसियां थी 9000 या 11000 थी, मेरे हिसाब से 11000 वैकेंसी थी, 2000 पद खाली रह गए, 9000 भरे गए थे, उस समय 17 लाख फॉर्म आए थे। उसके बाद में ये अब तक का हाईएस्ट यही है, किसी एक विज्ञप्ति के ऊपर भरे जाने वाले फॉर्म। और सरकार को तो बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नहीं कि ये पेपर आउट हो जाए, क्योंकि इस पेपर आउट होता है, इस पेपर की रेट कम होगी, रेट कम होगी तो खरीदार ज्यादा होंगे, चतुर्थ श्रेणी है ना भाई, रेट कम होगी। आरएस होता है रेट ज्यादा होती, ऐसे होती रेट ज्यादा होती। ईओ आर में 40-40 लाख थी, अखबार में नहीं है यहाँ, ऐसे ही भर्ती कैंसिल हुई थी, ईओ आर कैंसिल हुई थी, क्योंकि वो पद बड़ा था, रेट बड़ी है, पद छोटा, रेट क्या है कम, रेट कम है लेकिन कैंडिडेट क्या है ज्यादा। गांव में एक बंदा लाया तो 40 जना परीक्षा देंगे, है कि नहीं है? इसलिए सरकार को बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो, और सरकार रख लेगी। अभी परीक्षा बड़ी तरीके से हो रही है, वैसे पेपर उल्टा सीधा बढ़ा रहे हैं, आउट वाला लफड़ा नहीं ला रख रहे हैं, मुद्दा आउट वाला थोड़ी चल रहा है, मुद्दा चल रहा है आउट ऑफ सिलेबस का। आउट ऑफ सिलेबस के पर्सन आना, पेपर हो गया उसके बाद पर्सन 6% डिलीट होना, मुद्दा अलग चल रहे हैं। मुद्दा पेपर आउट का नहीं चल रहा है, मुद्दा तो चल ही रहा है, यह राजस्थान में चल रहा नहीं है, या फिर चल रहा नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, मुद्दा ये चल रहा है, मुद्दा पेपर आउट का ही नहीं इधर है। क्या कह रहे, पेपर आउट होता है कौन सा? हाँ ये आउट होता है, अभी तक तो लगातार रूप से आउट होने की शिकायत आई है। अब की बार उम्मीद है कि जिस हिसाब से पिछले टाइम से सारी चीजें सही हो रही है, पेपर आउट हो गए तो फिर सरकार का मुद्दा यही था पेपर आउट। प्लस पॉइंट अभी है क्या अपना, प्लस पॉइंट यही था कि सारे एग्जाम हो रहे जिसमें पेपर आउट वाला मामला ज्यादा आ ही नहीं रहा, सामने आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो मुद्दा यही था कि इस सरकार का पूरा मुद्दा यही था पेपर आउट। हाँ पकड़े गए तो छूट गए अब तो है। इनका क्या हाथ भी कुछ नहीं है यार, बदनाम भी हुए, बर्बाद भी हुए, सारे हुए, वो वाला मामला है। इसकी कहाँ टूटी, इसकी बिल्डिंग थी नहीं ना, उसकी टूटी थी। इनका क्या है कि पेपर आया यार, पैसे नहीं आया, इतने पुलिस आई। हाँ हाँ मैं समझ गया तेरी बात, एक लाइन में समझ गया, और कितनी समझूं मैं, देख रहा हूँ। हाँ पढ़ते होंगे, पहले तो नौकरी चली गया, वापस लगी होगी, उस समय तो नौकरी से बर्खास्त किया गया था, सब कुछ किया गया था, सारा मामला था। टेक्निकल में क्या है कि यहाँ तो उसमें लिफ्ट मिलते हैं टीचर, यहाँ मिलते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा। बाकियों से क्या ये पेपर सोल्व नहीं होता था भाई, बाकी किसी को ले जाए पेपर बाहर आगे तो सोल्व करेगा कौन, आदमी नहीं मिलता ना इसका। नहीं इसका लफड़ा ये था। बाकी जीके वालों बहुत सारे जीके मिलते हैं, मैथ वालों बहुत सारी दुनिया को मैथ आती है, लेकिन टेक्निकल वाले में नहीं आता है। टेक्निकल वाले में आता है, यहाँ तो वो टेक्निकल में उस लेवल पर लगा हुआ है, या उस लेवल का होशियार है, या फिर वो मास्टर है, दो गला मामला होता नहीं था, इसलिए वो मास्टर तक चढ़े। फिर क्या मास्टरों के पास आते थे ऑफर, कितने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, वो सोचता है यार कोचिंग में तो बच्चे कम ही आ रहे हैं, पैसे ले ही लेते हैं, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना भाई। भाई पेपर इस प्रकार काम करने का कारण तो पैसे ही रहा, और क्या रहा है, आपको क्या लगता है? मेरे पास ऐसे ऑफर आए थे, पेपर नहीं आया था 2018 वाली भर्ती में। 2018 वाली भर्ती में 18 शिफ्ट थे, उन्होंने कहा हर शिफ्ट के आप पैसे बोलो, 18 शिफ्ट है, हमारे पास सेंटर है और हम है जो सब कर देंगे, मामला जोधपुर में सब सेट कर देंगे, तो हमारी सेंटर है तो आप पैसे बोलो। तो मैंने कहा मैं तो करूँगा नहीं ऐसा, कि नहीं कर लो फलाना ढिमकार ऐसा वैसा है। तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी ठीक ही चल रही है, ऐसी मेरी ज़िंदगी गड़बड़ चल नहीं रही थी भाई, मेरे ऐसा कोई ज़्यादा तनाव वाला मामला चल नहीं रहा था, मेरे जितना मुझे चाहिए था उससे मुझे ज़्यादा ही मेरे पास मिला हुआ था। तो मैंने कहा मेरे ऐसा कुछ चाहिए नहीं है, मेरे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है जीवन में। उस समय मेरे पास रेलवे के 2000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, और मेरे तो कोई कोचिंग में पार्टनर भी है नहीं, वो तो मैं अकेले मालिक हूँ। तो मैंने कहा मेरे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, और जितने पैसे चाहिए मेरे तो आ ही रहे हैं, तो मेरे तो इतना चाहिए नहीं है। तो उन्होंने कहा है
18 में 18 में खुला हुआ था ना, पूरी दुनिया को पता है। आरजी गुप्ता ने उसी दिन रातों रात इस्तीफा दिया था। जैसे ही वो चुनाव की घोषणा, वो चुनाव रिजल्ट आया और शाम को 5 बजे पता चला कि अशोक गहलोत बन गया मुख्यमंत्री, तो 8 बजे उन्होंने इस्तीफा दिया। उसी दिन, सेम डे, दिन भी चेंज नहीं किया। क्यों नहीं? दूसरे दिन अशोक गहलोत जी के शपथ ले लेंगे तो कुछ हो जाएगा। हाँ तो वो है ना, बहुत कुछ हुआ था उसमें, बहुत मुद्दा उठा था, बहुत बड़ा मुद्दा था वो, और वो ऐसा खुला ही चल रहा था मामला। तो उसमें कई लोगों ने किया भी था ना गड़बड़े। तो जोधपुर में तो हम ही पढ़ाते थे, और जोधपुर वाले सेंटर वाले मान लो है तो किससे संपर्क करेंगे? वो संपर्क सबसे पहले मेरे से करते थे जोधपुर में। अब जयपुर में तो हो सकता है पढ़ाने वाले भी अलग अलग टेक्निकल कोचिंग है, जेई की भी कोचिंग है, उन मास्टरों से भी संपर्क करते होंगे, उन स्टूडेंट से भी संपर्क करते होंगे, जेई से संपर्क करते हैं। जोधपुर में किससे संपर्क करेंगे? जोधपुर में आगे पीछे नहीं था भाई, ज्यादा थे नहीं ना, या फिर 2-3 जो लगे हुए थे वो सिलेक्टेड होते थे, पता नहीं कौन सा है ये मामला है, ऐसा होता था, और कोई होते नहीं थे। तो वो कहते हैं चलो आप नहीं करो तो आप दूसरा आदमी बता दो। अरे ऐसे क्या है, आप क्या है, आदमी बताना क्या? मैं आदमी बताता नहीं था ना, तो वो गेट के नीचे खड़े रहते थे, मेरे बाकी स्टाफ का पता लेके जो मेरे कंटेंट का काम करते थे उनसे संपर्क करते थे। क्योंकि वो बंदा कहता हमारे पास सेटिंग तो पूरी है, लेकिन सोल्व कौन करेगा? सोल्व तो नहीं मिलता था, बिना सोल्व मिले वो पेपर का करेंगे क्या? सोल्व भी तो करना पड़ेगा उसको, लफड़े कई होते हैं। तो उस समय का भी हुआ था। हमने कहा हमारी भाई ठीक चल रही है जिंदगी में, ऐसा कुछ चल रहा है नहीं, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, आज तक स्मूथ चलता आया है, तो इसकी तो मेरे को जरूरत कभी महसूस हुई नहीं ना। तेरा करना क्या उसे? अच्छा ही बताया होगा वो, कम तो मुझे क्यों आके बताएगा, है कि नहीं है? क्या पता चले कि रेट क्या चल रही है? नहीं, इसका पता क्या है, जब उस रास्ते पे हुआ ही नहीं ना, कुछ काम ही नहीं करना तो क्यों करना? ऐसा करना भी नहीं चाहिए जो कि सारा मामले गड़बड़। मेरे पास बच्चे थे ITI के, मेरे पास ही बच्चे थे पढ़ने वाले, मैं फिर ये करूंगा तो फिर मैं करूंगा क्यों? ये फिर मैं पढ़ने वाला काम ही बंद कर दूंगा ना, है? हाँ, अब अपने पास 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो, आपको अपनी तरफ से ज़िंदगी में बेस्ट मेहनत करनी, वो टाइम मिला हुआ है। मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में जो कमा के खा रहा हूँ वो मैंने दिल्ली 1 साल तैयारी की थी, इससे मेरी पूरी ज़िंदगी कमा खा रहा हूँ। केवल मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे पूरे परिवार खा रहे, खानदान, उसमें मैंने सेट किया सबको, तो सारी सेट हुए। केवल मैंने 1 साल बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, उस साल में आया भी नहीं था गाँव, बीच में एक आध बार आया था, 1 दिन या 2 दिन के लिए गाँव ही नहीं आया था, क्योंकि वो एक टारगेट ये था, यहाँ तो मैं लग जाऊँ और यहाँ फिर खेतों में काम करूँ वापस जाके, मतलब और कुछ बीच का रास्ता था नहीं ना, आर या पार वाला जैसे मामला चल रहा था। और आदमी सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड किसी भी नौकरी में वही हुए हैं जो अभावों से ग्रसित रहे हैं। फिर होशियार तो होना ही पड़ेगा ना, या तो आप इंटेलिजेंट भी तो रहोगे, केवल अभाव से ग्रसित है, माथा चल नहीं रहा तो बैठे रहो, अभाव की क्या कर लेगा? फिर आपको अपना 100% एफर्ट उसमें देना होता है कि भाई ये कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा आगे कोई ऑप्शन नहीं है, खत्म ऑप्शन। तो उस कंडीशन में जाके करनी पड़ती है तैयारी, उस कंडीशन में तैयारी करोगे तो हो जाती है तैयारी। तो आप जैसे मान लो करते हो, आपका तो टाइम पढ़ने का नहीं, पढ़ने का बहुत टाइम होता है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो। आप दिन में आप 14 घंटे पढ़ो, कौन रोके? 14 घंटे पढ़ो और 7 घंटे नींद, 21 घंटे, 3 घंटा खाओ पियो बाकी काम करते हो जाते हैं। 14 घंटे पढ़ो, कौन रोके? कोई रोके थोड़ी, सारा शेड्यूल बनता है तो। और पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई मोटिवेशन ऐसे देने से नहीं मिलती है। पढ़ाई तब होती है जब आपको एक सब्जेक्ट पक्का आता है, फिर ये कहता है इसका तो मैं नंबर कटने ही नहीं दूंगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे हाथ डालते हो। भाई इंजीनियरिंग में हमारे 8 सब्जेक्ट आते थे गेट में, तो पहला हुआ मान लो डिजिटल पूरा, हमने कहा सर्किट करते हैं, सर्किट हुआ EMFT करते हैं, अब इसमें तो नंबर कटने ही नहीं देंगे। उस लेवल पे पढ़ना होता है कि कुछ भी पूछ अगला मैं तो नंबर कटने दूंगा नहीं, हर सवाल कर दूंगा। उस लेवल पे जाके पढ़ना होता है, पढ़ना ही पड़ेगा। और विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प थोड़ी है आपके पास, किसी के पास होता ही नहीं है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने, मेरे रूममेट जो कॉलेज में मेरे से होशियार था, उसका परसेंटेज ज़्यादा था, सब कुछ ठीक था, हम सेम कॉलेज सेम क्लास के थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा हुआ था। कारण यह था कि वो थोड़ा सा डाइवर्ट था, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि नंबर में तो 3-4 का ही प्रभाव होता है, 3-4 में तो गेम चेंज हो जाता है। थोड़ा सा में कितना प्रभाव है? जैसे मान लो मैं गेट में 56 नंबर लेके वो 52 लेके आया, लेकिन कॉलेज 52 पे मिल नहीं रही थी, 56 पे मिल रही थी। जैसे मान लो 114 नंबर आपके कट ऑफ गई थी पिछली बार, तो जो इसका सिलेक्शन 115 लगा, वो सिलेक्शन हो गया, 113 वाला क्या है? बाहर है। गेम तो वही 2-4 नंबर के होता है, और गेम होता कहाँ है? 20-20 नंबर का गेम थोड़ी है। कहता है मेरे तो 80 है, थोड़ा पट्टा हो जाता, क्या होता? थोड़ा सा कुछ नहीं होता। गेम 2-2 नंबर का, 4-4 नंबर का गेम है, गेम वही है सारा। गेम जो है ना 5, 10, 15 नंबर दूर है, वो तो बहुत दूर है उनके बीच। वो तो यदि मान लो सूक्ष्मदर्शी से ढूंढेंगे तो पता नहीं कितने बच्चे मिलेंगे, पता चलेगा अपना नंबर है ही नहीं कहीं, इतने ज्यादा बच्चे होते हैं उसके बीच में। 2-4 नंबर का गेम है पूरा। डैम्पर वाइंडिंग है मेंस में, नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी, अब की बार नेगेटिव मार्किंग है। मैं मेरा पर्सनल जिंदगी का एक्सपीरियंस बता दूं, सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को नेगेटिव मार्किंग का फायदा मिलता है, ठीक ठाक पढ़ने वाले को घाटा होता है, और नहीं पढ़ने वाले को तो वैसे ही घाटा ही है सारा। बहुत अच्छा पढ़ने वाले को नेगेटिव मार्किंग का बहुत फायदा होता है। बहुत जनों को बाहर करता है तो आप अंदर होते हैं। अरे भाई गेट के अंदर भाई 2163 लेना, तो किसी को तो बाहर निकलोगे तभी तो नंबर आएगा, सिंपल बात है ना। तो वो नेगेटिव मार्किंग कईयों को बाहर निकालती है। तो बहुत अच्छे पढ़ने वाले को फायदा होता है, इसलिए बहुत अच्छे में रहना पढ़ने में। ठीक ठाक वाले को फायदा नहीं होता है, ठीक ठाक वाले को घाटा होता है। ठीक ठाक वाले क्या है, तुक्का लगाता है। एक मेरे पास अभी ऑफिस में एक बच्चा काम कर रहा है, रामायण किताब के लिए कंटेंट में भी साथ में, उसको रामबाण का हर सवाल पेज नंबर सहित याद है, मुझे खुद को याद नहीं, ठीक है।
हर सवाल कौन सा सवाल कहां रिपीट हुआ वो इसके पास लिखा पड़ा है सब कुछ, लेकिन फिर उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये भी मोटी मान, क्योंकि उसने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा। रोड़ा आपके ये भी आएगा, टेक्निकल बहुत आ रही, पेपर में 100 नंबर की आएगी, आप ज्यादा नंबर कहां से लाओगे, आप ज्यादा लोगे 90 या 95 लोगे, लेकिन कट ऑफ 114 है, बिना राजस्थान जीके तो बाहर पड़ेगी नहीं। तो ये ध्यान रखना, मैं तेरे लिए कह रहा हूं विशेष कि बहुत आ रही टेक्निकल करोगे क्या उसका बहुत, जब तक राजस्थान जीके नहीं आएगी। जूनियर इंस्ट्रक्टर में भी इस कारण बच्चे बहुत रहे हैं, इसलिए तालमेल बिठाना जरूरी है कि नहीं भाई। आप में से किसी को नहीं होगा कोई पेज नंबर सही चीज, उसको पेज नंबर सही याद है, इतना याद है उसको सवाल, एक सवाल पता नहीं कितनी बार करा हुआ है ऐसे वो एक बालक नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जी के। ये कौन सी वाइंडिंग होती है भाई, शॉर्ट सर्किट। अब बताओ इसको कहां स्थापित किया जाता है, रोटर के पोल फेस पर। कार्य क्या होता है, मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना, यानी स्टार्ट करने के लिए दूसरा, सिंक्रोनस मोटर की गति के समय ओवरलोड की स्थिति में होने वाले यांत्रिक असंतुलन या कंपन को दूर करने के लिए। अब हंटिंग दोष क्या होता है भाई, अन्य नाम इसका क्या होता है, फेज स्विंगिंग। यांत्रिक असंतुलन, यहां आप क्या कहते हो, यांत्रिक कंपन। ओवरलोड की स्थिति में क्या होगा, हंटिंग दोष होगा। हंटिंग दोष का मतलब क्या होता है, ये वाइब्रेट करने लगेगी, तो यांत्रिक असंतुलन कहते हो या यांत्रिक कंपन कहते हो। इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डैम्पर वाइंडिंग का। डैम्पर वाइंडिंग हिंदी में क्या कहते हैं, अवमंदक कुंडली। हाँ वो अवमंदक भी लिख लेना भाई नाम। फाइनल में एक नेगेटिव मार्क 1/3 है, 1/4, 1/4 ही होगी, 1/3 तो क्या ही होगी। 5 ऑप्शन देंगे ना, वो 5 ऑप्शन देंगे तो फिर हैं, 4 नहीं बोल रहे, 5 लिखे हुए हैं, सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी तक तो उसमें लिखा हुआ 5 है ना, जब 4 आ जाएगा तो 4 कर लेंगे। नेगेटिव मार्किंग 4 में से ही होती है, 1/4 करते हैं तो 1/4 का मतलब है कि आपको थोड़ा सा माइनस प्लस लगे तो आप तुक्का लगा सकते हैं, घाटा नहीं है। क्योंकि वैसे मान लो आपने 4 सवाल में तुक्का लगाया और 1 सही हुआ तो कुल मिलाकर बराबर हुए 0, ठीक है ना। लेकिन 1/3 का मतलब है कि घाटे में 1/3 वाला तो तुक्का तभी लगाया जा सकता है, आपको 100% गारंटी के साथ दो तो गलत है, केवल इन दो में से होगा तो आप 1/3 की तरफ एंट्री कर सकते हो। भाई कई बार तुक्का भी लगाना पड़े ना, तुक्का किस कंडीशन में लगता है कि आपको जब 100% पता चले ये तो 2 होगा ही नहीं ऑप्शन, इन 2 में से कोई होगा तो तुक्का आदमी ले सकता है, बाकी नहीं लेता है। किसमें एज लिमिट है 30, आपकी क्या है 29, 28, 30 प्लस 5। ओबीसी एससी एसटी के 5 है, आप ओबीसी में या जनरल में, 5 है ना प्लस 35 है। अच्छा ओबीसी 3 है ना, 5 है ना। हाँ उस ओबीसी एससी एसटी राजस्थान में सबको 5 साल छूट है, राजस्थान की किसी भी विज्ञप्ति में, कोई इसमें नहीं है। राजस्थान में जो रिजर्वेशन है उसमें सभी को 5 साल की छूट है, अलग अलग नहीं है। तो 35 साल तक लोग, मैं तो खुद अब ओवरेज हुआ हूँ, नहीं बोल सकता था। दुर्ग सर क्या फर्स्ट रैंक आई ना, प्रसिद्ध क्यों लगा कोई, दुर्ग सर क्या फर्स्ट रैंक। एक और भाई इंपॉर्टेंट आपको सूचना, दुर्ग सर आएंगे, दुर्ग सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, पावर सिस्टम मशीन दोनों गजब की पढ़ाते हैं। लेकिन जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है, जो नए हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप 2 दिन अनकंफर्टेबल फील करोगे
लेकिन आप क्लास मिस करना मत, तीसरे दिन आपको बहुत गजब लगेगी। 2 दिन थोड़ा सा लगता है आपको, क्योंकि वो स्पीड स्पीड से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, स्पीड स्पीड से बोलते हैं। तो मैं आपको पहले हिदायत दे देता हूँ, 2 दिन जो पहले पढ़े उनको तो बहुत शानदार लगेगा पहले दिन से ही, लेकिन जो पहले कभी नहीं उनसे पढ़े हुए हैं तो 2 दिन आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, उसके बाद बहुत शानदार है ये मामला उनका। तो ये ध्यान रखना है। जैसे पिछली बार आए थे तो 2-3 दिन तो बच्चों ने अनकंफर्टेबल फील किया था कि नहीं फटाफट बोलते हैं, फटाफट लिखते हैं, इसमें चलते चलते हम 2-3 को झाड़ देंगे। वैसे इधर कहाँ देख रहा है, क्या है, तमीज नहीं है, शर्म नहीं है, वो कर देंगे, करते थे ना तुरंत, स्पीड स्पीड से करते हैं, वो धीरे धीरे नहीं करते हैं, हाँ स्पीड स्पीड से करते हैं। और सवाल पूछते समय ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे गड़बड़ टेढ़ा सवाल पूछ लिया फालतू के लाइन में तो वहीं झाड़ देते हैं। कब पढ़ा, सीखा, जिंदगी पहली बार पढ़ रहा है, ऐसे करते हैं वो। मुझे तो डायलॉग याद है उनके, हैं तेरा गंभीर था ना, हाँ तो मेरे को उसका आता है, ये पढ़ा था बहुत गजब शानदार। क्लास मिस मत करना, मिस कर दिया तो भी गड़बड़ है उनकी, तो ध्यान रखना। तो जो नए हैं उनको 2 दिन अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, वो तेजी तेजी से बोलते हैं, वो फर्क वही है। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मैंने कहा 3 बार बोलने की जगह 2 ही बार बोलते थे, आराम से बोलते थे। वो 3 बार बोलेंगे लेकिन तेजी से बोलेंगे, है ना फर्क है ना, वो लगातार बोलते रहते हैं। फिर उनके क्या है कि उनके तो मैं उनको कहता भी हूँ, उनके तो क्या आप पढ़ रहे हो ठीक बात है, वो ऐसे ही पढ़ाते रहना तो उनके गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा हमको। वो क्या कि जिस पिच में आते हैं उसी पिच से वापस जाते हैं। 2-3 बार उनके गले की गड़बड़ हुई, एम्स में गए, बस दवाई वही ली, ठीक हुआ, बीच में आवाज गायब सी हो जाती है उनके कई बार। तो क्या है वो पिच रोकती नहीं है। अब हम तो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है भाई गला भी तो सही रखना पड़ेगा, गला भी तो अपना है, पढ़ा पढ़ोगे फ्री हो गए, गले फ्री हो गए तो क्या करेंगे। मैं उनको भी कहता हूँ थोड़ा सा कैसे धीरे बोलना चाहिए, गला आदमी बदलने, क्योंकि मास्टरों के सबसे ज्यादा गले का खतरा होता है, पूरे टाइम लगातार बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा खतरा ही गले का आता है, जितने भी टीचर हैं कॉम्पिटिशन में विशेष रूप से, तो उनके भी है ये खतरा। अब हमारे पास सब हो तो गए, क्या बचा है, स्टार्ट करने की विधियां, और कुछ नहीं बता हुआ भाई, ध्यान से देख लेना, एक उल्टा वीर सीधा भी बचा हुआ ना, हाँ ओके ओके ओके। स्टार्ट करने की विधियां कौन सा है भाई, पहली है जो आपको नाम बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पोनी मोटर द्वारा, कौन सा है भाई, बताओ भाई पोनी मोटर क्या होती है। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है जिसमें पोल की संख्या कम होती है, इस कारण इसकी गति सिंक्रोनस गति से अधिक होती है। ये इंडक्शन मोटर होती है, इसमें पोल की संख्या क्या होती है भाई, कम, इसमें पोल की संख्या कम होती है, अतः इसकी गति सिंक्रोनस मोटर की गति से अधिक। तो पोनी मोटर को सिंक्रोनस मोटर के साथ कपलिंग कर देते हैं, तो जैसे पोनी मोटर को चालू किया तो सिंक्रोनस मोटर घूमने लगेगी, जब हमारे पास चुंबकीय लॉकिंग कंडीशन आएगी तो इनको हम कपलिंग को क्या करेंगे, हटा देंगे। सवाल यह है, पोनी मोटर बाकी नहीं पूछते हैं, और वैसे तो मैं आपको कायदे की बात बताऊं कि पोनी मोटर हम प्रयोग भी नहीं करते हैं, हम प्रयोग डीसी सप्लाई वाला करते हैं, ये डैम्पर वाइंडिंग, क्योंकि एक चीज से हमारा सारा काम हो रहा है। डैम्पर वाइंडिंग क्या करेगी, शुरुआत में इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर देगी, जैसे ही मोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर आएगी हम डीसी सप्लाई दे देंगे, फिर क्या होगी, वो नियत गति से चलती रहेगी, फिर कोई चेंज नहीं आएगा, बस यही तो काम करना होता है। तो हम समय, और फिर डैम्पर वाइंडिंग बाद में क्या करेगी, यांत्रिक असंतुलन से सुरक्षा भी कर देगी, सारा कार्य उसे हो जाएगा, तो अन्य मोटर लगनी पड़ेगी क्या, नहीं, कपलिंग की जाती है। जब पोनी मोटर की गति सिंक्रोनस गति के समान होती है तो इस कपलिंग को हटा दिया जाता है। और कौन सा स्टार्ट करने की विधि है भाई, हैं सिंक्रोनाइजेशन पूछ रहा हूं, कौन सी विधि है दूसरी, स्लिप रिंग स्टार्ट, सिंक्रोनस रन, स्लिप रिंग मोटर द्वारा, तो एक होता है, दूसरी होती है स्लिप रिंग मोटर द्वारा। आप शंट जनरेटर द्वारा करोगे तो कपलिंग वाले मामला वो यही है। ये इंडक्शन मोटर है जो हमारे पास स्क्विरल केज प्रकार की होती है, और ये हमारे पास किस प्रकार की है, स्लिप रिंग। ये इंडक्शन मोटर किस प्रकार की है,
और कौन सा प्रकार अभी स्टार्ट करने की विधियां? सिंक्रोनाइजिंग तो है ही, सारी सिंक्रोनाइजिंग ही है वो तो। बाकी वो सिंक्रोनाइजेशन है, वो तो है समांतर प्रचलन है। तुम उधर चले गए थे। हाँ ये चल जाती है, उसमें भी 2 फेज होता है। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होती है? 2 फेज आती है। और वैसे डेम्पर वाइंडिंग आ गई, लेकिन चौथा नाम लिख दो, डीसी सप्लाई द्वारा। लेकिन केवल डीसी सप्लाई तो कुछ कार्य करती नहीं है, फर्स्ट स्टार्ट करने में सहायक है डेम्पर वाइंडिंग के साथ में। और या फिर आप ये लाइन लिख दो, ले सकते हो डीसी शंट बोले, आप कम्युनिटी बोले, ले सकते हैं। नियत गति वाली कोई भी मोटर ले सकते हैं जो लोड उठाना नहीं है। हाँ इंडक्शन हम ये लेते हैं, और डीसी वाली हम ले लेते हैं जिसमें डीसी शंट लो या कपौड़ लो, ये वो भी लिख लेते लो। एक नोट डाल के बाद में लिख लेना जो मैं पॉइंट बता दूंगा, बाकी नाम लिख लो। स्लिप रिंग्स हैं, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? ये रही, ये रही। अरे वो वही होती है इंडक्शन स्टार्ट, मतलब इंडक्शन की कोई तो मोटर लगेगी, या तो स्क्रूल केज लगेगी या स्लिप रिंग लगेगी। और इंडक्शन होगा क्या? तो स्लिप रिंग वाली तो लगती है ना, उसमें चेंज और स्विच लगाया जाता है। हाँ तो स्लिप रिंग वो तो ये रहा ना, इसमें लगता है चेंज और स्विच। तो शुरुआत में क्या करते हैं कि स्लिप रिंग को, तो स्लिप रिंग तो ऑटो स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट होती है, स्लिप रिंग स्टार्ट होगी। जैसे ये सिंक्रोनस गति पर चल पहुंचती है तो हम चेंज और स्विच के द्वारा स्लिप रिंग वाले को, रियोस्टेट को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, और फिर अपना आप ये चलती रहती है। अकेले कुछ भी स्टार्ट नहीं, अकेले के लिए डेम्पर वाइंडिंग है। सबसे प्रमुख रूप से काम में लेते हैं इसको, सबसे फायदे की चीज ये है। बाकी तो हम कहते हैं भाई ये सेल्फ स्टार्ट होनी नहीं, तो घुमाओ इसको, ये भी क्या करा घुमा रहा, ये भी क्या करा घुमा रहा, ये भी क्या करा घुमा रहा, ये कह रहा नहीं मैं थोड़ा लॉजिक लगा दूंगा। तो आपको फायदा भी किसमें है? डेम्पर में। कॉस्ट भी कम है, और डेम्पर वाइंडिंग खुद बाद में जब चलने लगेगी तो बाद में और फायदा करेगी, यांत्रिक संतुलन को भी रोकेगी। डेम्पर वाइंडिंग में, डेम्पर वाइंडिंग में तो होता है, लेकिन रोटर में नहीं होता है। लिख लिया होगा नाम, बाकी नाम जो है वो इन्हीं के तोड़ फोड़ नाम दिए हुए होते हैं। जैसे उन्होंने कहा इंडक्शन स्टार्ट, सिंक्रोनस रन, वो स्लिप रिंग स्टार्ट, स्लिप रिंग मोटर द्वारा है। स्लिप रिंग मोटर से आपने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ? इंडक्शन स्टार्ट। पोनी मोटर भी इंडक्शन स्टार्ट सिंक्रोनस रन है, लेकिन पोनी मोटर में यांत्रिक कपलिंग होती है, यहां चेंज ओवर स्विच आता है। तो आसान कौन सा होता है? चेंज ओवर स्विच। उससे भी आसान ये है, अच्छा एक ये तो हमने लिखा था ना, इसके नीचे लिख दो, कोई पॉइंट जगह है क्या? साइड में छोटे लिख देते हैं। जब मोटर सिंक्रोनस गति से चलना प्रारंभ करती है तो उसे डीसी सप्लाई प्रदान किया जाता है, डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। शुरुआत में डेम्पर वाइंडिंग से स्टार्ट कर दी, और जैसे वो सिंक्रोनस गति पकड़ेगा तुरंत क्या कर देंगे? डीसी सप्लाई चालू कर देंगे। उसके बाद डेम्पर वाइंडिंग का कोई लेना देना नहीं है इसको चलाने में, उससे पहले तो चलाने में इसका योगदान था, फिर उसका कार्य हो जाएगा दूसरा। ओके क्या हुआ? ओके एक होता है वी वक्र, एक होता है उल्टा वी वक्र। सवाल क्या पूछा जाता है इसमें भाई? सवाल पूछा जाता है किसके बीच बनता है ना भाई? वो तो सिंपल है, वी वक्र है, ये क्या है? वी। उल्टा वी है तो हम उल्टा बना देंगे, अपने क्या है, सीधा क्यों बनाएंगे?
अब ये तो साइन हुआ कि वी और उल्टा वी का मतलब क्या है। अब आप समझो, ये है हमारे पास फील्ड करंट। शुरुआत में फील्ड करंट बढ़ोगे तो प्रारंभ में तो आर्मेचर करंट क्या होती है, ज्यादा, और फिर धीरे धीरे आर्मेचर करंट क्या होती है, जैसे फील्ड करंट कम है तो आर्मेचर करंट क्या है, ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आप फील्ड करंट बढ़ोगे तो आर्मेचर करंट पहले तो घटेगी, एक बिंदु तक वो घटी, उसके बाद में फील्ड करंट बढ़ोगे तो वापस आर्मेचर करंट बढ़ने लग जाती है, क्योंकि पहले अंडर एक्साइटेशन की तरह कार्य करती है और बाद में ओवर एक्साइटेशन। तो ये हमारे पास क्या लिख दूं मैं भाई, पसगामी लिख दूं मैं, अब अंडर ओवर नहीं लिखूंगा। पसगामी का मतलब कौन सा होता है, अंडर, पसगामी। ये क्या है भाई, अग्रगामी। ये क्या है, यूनिटी। ओके, हाँ, ये हमारे पास क्या भाई, पसगामी, वही सेम अग्रगामी, क्योंकि फील्ड करंट तो वही है ना भाई, फील्ड करंट बढ़ोगा तो ये तो वो तो सेम ही है, फील्ड करंट को बदला हुआ नहीं, लेकिन उल्टा वी वक्र हुआ पावर फैक्टर के बीच में। शुरुआत में बताओ, प्रारंभ में जब फील्ड करंट कम थी तो पावर फैक्टर क्या था, कम। जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ोगे पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और पावर फैक्टर बढ़ के यहां पर क्या जाएगा भाई, यूनिटी। तो ये उल्टा वी वक्र किसके बीच संबंध बताता है, फील्ड करंट और पावर फैक्टर। ये किसके बीच बताता है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच। ये फील्ड धारा, आर्मेचर धारा, और आपको पता है कि शुरुआत में फील्ड धारा तो बहुत कम होती है, क्योंकि शुरुआत में सप्लाई आपने 3 फेज किसको दी, स्टेटर को, स्टेटर को दी, तो हमारे पास क्या है, आर्मेचर की। तो आर्मेचर धारा पहले क्या है, ज्यादा, जैसे जैसे फील्ड धारा बढ़ेगी आर्मेचर धारा घटेगी, और ये इंडक्टिव से क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव, रेजिस्टिव के बाद जो कैपेसिटिव नेचर आता है तो वापस आर्मेचर धारा क्या होती है, बढ़ती है। तो ये वी वक्र और उल्टा वी वक्र का मामला है। ये इसी में सारे सवाल हैं, जो भी आपको दिख रहा है इसके अंदर, इससे सवाल कर लो, हो जाएगा। बाकी लिखने के लिए बैठे बैठे लाइन लिख लो कि प्रारंभ में जैसे जैसे फील्ड धारा बढ़ाते हैं तो आर्मेचर धारा घटती है, लेकिन आपको इस ग्राफ से सारा दिख जाएगा। इसी के साथ हमारे पास सिंक्रोनस मोटर पूरी हुई है। सिंक्रोनस मोटर में कंप्लीट मामला। कल केवल राजस्थान जीके की क्लास है, और जितने बच्चे हैं वो मोटरों को इनको एक बार पढ़ लेना, वापस याद कर लेना, 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि फिर आपके पास कल और परसों 2 दिन का टाइम है मोटर पढ़ने का। तो उसके बाद क्या है कि आप पावर सिस्टम पढ़ना शुरू कर देंगे सोमवार से, ठीक है। सोमवार को क्लास का टाइमिंग क्या होगा, वो टाइम देख के आना, टाइमिंग थोड़ी चेंज हो सकती है लेकिन वो टाइम देख के ही आना आपको। क्लियर मामला। वो उनके पास टाइम होगा तो वही पढ़ेंगे, 20 तारीख तक वो आपके पास है, जितना पढ़ाना वो पढ़ाओ। 20 तारीख तक मैं गायब हूँ, आपको सौंप दिया, फिर नहीं तो वापस मैं जोधपुर जाऊंगा, नहीं वो वापस जयपुर आएंगे। मेरा भी इससे ज़्यादा, उतना ज़्यादा कितना मैं रुकूंगा, टाइम मन नहीं लगेगा, मैं वापस आ जाऊंगा। फिर आपके पास कितने 12-13 दिन क्लास लगेगी, वो 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे, जितने घंटे पढ़े वो जानो, आप जानो। हमारे 3 घंटे है क्लास में भी, और वो तो पढ़ाते हैं लेकिन आपको भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे पावर सिस्टम, फिर पढ़ेंगे मेजरमेंट, उसके बाद टाइम बचेगा तो मोटर। मामला ये है, सिंपल, सीधा सीधा। टाइम नहीं बचेगा तो मोटर नहीं पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तो मोटर पढ़ेंगे। मामला सिंपल सिंपल है, चेंजेस कुछ नहीं होगा, जो है वो यही है। कितने तारीख तक, वो 20 तारीख तक। क्या लिखना है कि जैसे मान लो प्रारंभ में फील्ड धारा है जो हमारे पास तो कम होती है, फील्ड में तो करंट धीरे धीरे उत्पन्न होनी शुरू होगी। तो शुरुआत में आपने सप्लाई दी किसको, आर्मेचर को, तो शुरुआत में करंट आपके पास पहुंच जाएगी आर्मेचर, लेकिन जैसे जैसे फील्ड धारा बढ़ेगी तो प्रारंभ में आर्मेचर धारा बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। कैसे पता चला, ग्राफ से। और फिर जब हमारे पास आर्मेचर धारा न्यूनतम हो जाती है और उसके बाद वापस फील्ड धारा बढ़ाते हैं तो आर्मेचर धारा भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि गुण कौन सा आता है, कैपेसिटिव। अगर हमें लिखना मतलब कैपेसिटिव, ओवर एक्साइटेशन। ये मामला है कौन सी, जो रहेगी छुट्टी रहेगी, वो रहेंगे, ये रहेंगे, मैं फ्री हूं, तुम जानो वो जाने। क्यों भाई आधा क्यों ले ले, तो 5 मिनट थोड़ा और ऊपर कर ले, पेपर बांट दे, 45 मिनट तो ही हो जाएंगे ना। हाँ तो क्यों करे, ठीक है भाई।